Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called Loka Chapter 1 चंद्रा। इस मूवी की पिछले एक महीने से धड़ाधड़ डिमांड आ रही थी और आपको तो पहले ही पता है, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक जलता शहर दिखाया जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड चंद्रा पर, जो कि इस वक्त एक बहुत ही खास चीज की रक्षा कर रही थी। उसके पास में प्रकाश नाम के एक शख्स का कॉल आता है। वो पूछता है कि जिस पैकेट के लिए तुम गई थी क्या तुम्हें वो मिल गया? अब इस पैकेट के अंदर क्या है, वो इस सिचुएशन में कैसे फंसी, पूरा शहर आग में झुलस कैसे रहा है और उसके पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं, वो तो आगे की कहानी है। माइट बी ये सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग भी हो सकती है, जिसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हम देख पाते हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट का सीन, जहां पर चंद्रा से मिलने के लिए प्रकाश आता है, जो कि उसका एक पुराना पार्टनर हुआ करता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे रहने का जुगाड़ हो गया है। जो जगह तुमने आज से 80 साल पहले छोड़ दी थी वो हमने पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दी है, तुम वहां पर जाकर के अपना रीन बसेरा कर सकती हो। जिसके बाद वो यहाँ पर आकर के विश्वनाथन अंकल से मिलती है। विश्वनाथन जी पुराने काफी टाइम से चंद्रा के लिए काम कर रहे थे और उनका काम था पासपोर्ट्स वगैरह जाली तैयार कर देना, आइडेंटिटी छिपा देना, कुछ भी नई चीजें क्रिएट कर देना ताकि ट्रेवल इजी हो सके और यहाँ तक की पहचान भी छुपाई जा सके। अब ये लोग काफी टाइम के बाद मिले थे, जहाँ पर चंद्रा विश्वनाथन अंकल को कहती है कि आप काफी बूढ़े लग रहे हो, जहाँ पर अंकल का कहना था कि तुम तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही जवान लग रही हो। अब इनके बीच में ये बात क्यों हुई वो तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। जिसके बाद में उसका एक जाली पासपोर्ट रेडी हो चुका था, तो वो उन्हें बाय बोल करके जाने लगती है, जहाँ पर विश्वनाथन जी का कहना था कि शायद नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें यहाँ पर ना मिलूं, मगर मेरा बेटा यहाँ पर जरूर मिलेगा क्योंकि उसे मैंने सब कुछ ये काम सिखा डाला है। जिसके बाद वो एक अपार्टमेंट में पहुंचती है। अब ये अपार्टमेंट सिर्फ उसी के लिए काफी टाइम से खरीद करके रखा गया था। यहाँ पर उसका एक सीक्रेट चैम्बर भी होता है, जहाँ पर वो अपनी आईलैशेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, इसी के साथ अपने पुराने सारे सामग्री को, जैसे काइंड ऑफ पुराने कपड़े, औजार, हथियार, मुद्राएं और इसी के साथ कुछ चाकू भी रखती थी। उन्हें देख करके वो पुरानी कुछ यादों में चली जाती है। जिसके बाद वो अपने कमरे को अरेंज करने लगती है और एकदम से जब खिड़की खोलती है तो उसे अपने सामने इस कहानी का लीड कैरेक्टर बोले तो सनी दिखाई पड़ता है, लेकिन चंद्रा उससे कुछ बोलती नहीं, सीधा खिड़की बंद करके अंदर चली जाती है। यहाँ पर हम सनी का घर देख पाते हैं और उसके साथ ही दो दोस्त भी देख पाते हैं, जिनका नाम होता है वेणु और नाइजल। तो इस वक्त इनके घर में एक जबरदस्त पार्टी चल रही थी और जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी इस बार उसके लिए एक बिल्ली छोड़ने के लिए आई थी और बोलती है कि इसे टाइम पर खाना वगैरह खिला देना, मेरे बॉयफ्रेंड को, मतलब कि मेरे नए वाले बॉयफ्रेंड को ये बिल्ली पसंद नहीं है, तो तुम ने मुझे गिफ्ट करी थी तो कुछ दिनों के लिए तुम ही इसे अपने पास से रख लो। अब जो नाइजल भाई साहब थे, बेसिकली आज था इनका बर्थडे और तभी ये पूरी पार्टी अरेंज वगैरह करी गई थी। अब यहाँ पर एक नशेड़ी भी दिखाया जाता है, जो कि नशा पत्ता करके पूरी तरीके से धुत होकर के लेटा हुआ था। इसका नाम अपन कौस्तुभ रख लेते हैं क्योंकि कौस्तुभ नाम मुझे बहुत पसंद है। वही नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है चंद्रा पर। यहाँ इस वक्त वो एक जॉब पाने के लिए एक पेस्ट्री शॉप के अंदर पहुंच जाती है। सैलरी भले ही कम थी, काम के वर्किंग आवर्स भी ज्यादा थे, लेकिन बेटर बात ये थी यहाँ पर उसे नाइट शिफ्ट मिली थी। अब नाइट शिफ्ट के पीछे का भी रीजन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद उसकी मुलाकात जॉनी से होती है। यहाँ पर जॉनी उसे कुछ इंडियन करेंसी ला करके देता है और इसी के साथ उसकी खुराक का भी इंतजाम करता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर कुछ अलग ही माहौल चल रहा था। कुछ गुंडे जो कि रात को अकेले घूमते लोगों का अपहरण कर लिया करते थे और उन्हें अपनी गाड़ी में साथ बिठा करके ले जाया करते थे। अब ऐसी ही वारदात इन्होंने इस रात भी करी थी। हालांकि सनी, वेणु और नाइजल वहीं पर खड़े थे, मगर ये लोग इतने धुत थे कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन इंसान किसको उठा करके ले गया है। और इसी नशे पत्ते में जब वो घर की तरफ आ रहा था कि तभी अचानक से गाड़ी का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और वो उसे बस ठोकने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर अचानक से सुपर फास्ट स्पीड में चंद्रा पहुंचती है और एक ही सेकंड में धक्का दे करके उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद सब लोग आकर के उसकी हालत वगैरह पूछते हैं, लेकिन यहाँ से सनी भैया अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं कि उस अकेले एक सेकंड के अंदर कैसे चंद्रा ने आकर के उसकी जान बचाई और मानो तूफान की तरह वहां से चली भी गई। क्या ये सचमुच हकीकत थी या फिर सिर्फ एक सपना? वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर एक और अकेली औरत को हम देख पाते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के पास रात को मिलने के लिए जा रही थी कि तभी वही गुंडे लोग उसे रोक लेते हैं और उसका मिसयूज करने वाले थे कि तभी रास्ते में उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर ये जो पुलिस वाला है, इन भाई साहब का नाम है सैंडी, बोले तो नाचियप्पा गढ़वा। जैसे आप फ्यूचर में नहीं बोलोगे भड़ नहीं, गाली नहीं। और एक गढ़वा भाई साहब के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो खैर आपको आगे पता चलेगा ही। खैर यहाँ पर जो लेडी बेचारी दूसरे गुंडों से सेफ महसूस नहीं कर पा रही थी, वो तो इस पुलिस वाले के साथ भी सेफ फील नहीं कर पाती कि तभी यहाँ पर नाचियप्पा की सीनियर पहुंच जाती है और वो कहती है कि ए लड़की, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ से जाना चाहती हो? चलो ठीक है, मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। और वो नाचियप्पा को अपनी ड्यूटी बराबर बजाने के लिए बोलती है। जिसके बाद में यहाँ शिफ्ट होता है हमारे सन्नी बाबू पर, जो कि बेचारे उस हादसे से उभर ही नहीं पा रहा था और
और बार बार अपने बाइस्कोप में बैठ करके सिर्फ चंद्रा को खोजने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर उसी पेस्ट्री शॉप के अंदर जो दूसरी लड़की काम कर रही थी, एक गुंडा उसका बॉयफ्रेंड था। वो आकर उसे नीचे मिलने के लिए बोलता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तू मुझे आई लव यू बोलेगी कि नहीं। और जब वो लड़की उसे आई लव यू बोलने से मना कर देती है तो वो अपने पास में पड़ा तेजाब निकाल लेता है और जैसे ही उस लड़की के ऊपर डालने वाला होता है कि तभी यहाँ पर चंद्रा पहुंच जाती है। वो उसी के हाथ को दीवार पर दे मारती है। अब जो तेजाब था वो इन दोनों के ही हाथों पर गिर जाता है, यानी कि हाथ जल गया था। लेकिन चंद्रा ने उस गुंडे को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया, मारपीट करके उसकी बुंड फाड़ दी। ये सब कुछ देख करके उसकी कलीग काफी ज्यादा परेशान थी, जहाँ पर चंद्रा कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, बस इस बात को यहीं पर भूल जाओ और आज के बाद किसी से करना मत। वहीं नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं नाचियप्पा जी को, जो कि मिलने के लिए पहुंचे होते हैं उन्हीं गुंडों के पास में और कहते हैं कि जब तुझे पता है कि उस एरिया के अंदर से कैमरास लगे हुए हैं तो वहीं पर लड़की को छेड़ने की और उठाने की जरूरत क्या तुझे काम ठीक से समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर ये रिवील होता है कि ये जो गुंडे और ये वाले जो पुलिस भाई साहब हैं आपस में मिले हुए हैं, जो कि सुनसान रात में अकेले लोगों को पकड़ कर उठा करके ले जाते हैं, फिर उनकी बॉडी से ऑर्गन निकाल देते हैं। ऑर्गन्स बोले तो किडनी, लीवर, हार्ट, आंखें, बहुत सारी चीजें होती है और उन्हें जाकर के ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते थे। वही नाचियप्पा का पूछना था कि भाई गुंडे तेरा हाथ कैसे जल गया, जिस पर गुंडा भाऊ बताता है कि एक लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में काम किया करती थी, उसमें तो इतनी ताकत थी कि मुझे घसीट घसीट कर मारा उसने। क्या ऐसी ताकत कभी किसी लड़की में हो सकती है? अब ये बातें सुनकर के नाचियप्पा को थोड़ा सा तो शक होता है कि कहीं ये बात मजाक में है या सचमुच किसी औरत में इतनी सारी देवीय शक्तियां मौजूद हैं। तो वो इस बात का पता लगाने के लिए गुंडा भाऊ के साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं चंद्रा को, जो कि इस फाइट के बाद में बहुत ज्यादा घबराई हुई थी या फिर कहें कि परेशान थी किसी एक चीज के न मिलने की वजह से, और उसे बहुत ज्यादा सर्दी भी लगने लगी थी। इवेंचुअली वो जिस टेम्पो में बैठ करके जाना चाहती थी वहां पर उसकी मुलाकात सनी से भी हो जाती है। अब यहाँ पर सनी उसके पास आकर के बैठ जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सनी को उसका जला हुआ हाथ भी दिखाई पड़ता है, मगर वो उससे कुछ बातें कर पाता या फिर उसके बारे में और जान पाता, चंद्रा उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी सनी इतना तो कह ही देता है, कल मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, उसका नाम है हितेश नागर, तो प्लीज आप जरूर आइएगा और उसे हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा। जिस पर चंद्रा कहती है कि ठीक है, सोच कर बताऊंगी। जिसके बाद में सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। यहाँ पर बर्थडे की पूरी तरीके से प्रिपरेशन हो गई थी और हितेश जी के बर्थडे पर चंद्रा एकदम टिप टॉप होकर के पहुंचती है। व्हाइट कलर की ड्रेस में ऐसी लग रही थी मानो हरमाइनी ग्रेंजर हो हैरी पॉटर की। इतनी सुंदर लड़की को तो देखकर बिल्ले का भी मुंह खुल जाता है और वो उस पर म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगता है, जहां पर सभी लोग उस बिल्ले को वहां से भगा देते हैं और सनी का तो मुंह फटा फटा रह जाता है, क्योंकि एक तो वो पहले से ही चंद्रा को दिल दे चुका था और ऊपर से आज तो वो बॉम्ब लग रही। अब जैसा कि ये एक बैचलर काइंड ऑफ पार्टी थी, सभी लोग नशे पत्ते करना जानते थे, इन्हें करने आते भी थे, तो फुल ऑन मस्ती का माहौल चल रहा था। तभी यहाँ पर नाचियप्पा गड़ुआ पहुंच जाता है। अब गड़ुए का कहना था कि तुम सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जरा अपनी पॉकेट चेक कराओ। अब सनी उसके समझाने लगता है, कहता है कि सर अब बर्थडे पार्टी है, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा ले दे करके मामला सेट कर दो ना, छोड़ दो ना। लेकिन गड़ुआ मानता नहीं है और एक लड़की की पॉकेट में हाथ डालने वाला होता है चेक करने के लिए कि उसकी जेब में ड्रग्स वगैरह है नहीं। खैर ड्रग्स का तो पता नहीं, वो तो कुछ और ही चेक करना चाहता था। लेकिन इन बातों से आ गया था चंद्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा, बस मुक्का पेलने वाली थी उसमें कि तभी गड़ुआ वहां से अपनी टीम को लेकर के जाने के बारे में बोलता है। तब जाकर के चंद्रा थोड़ी शांत होती है और उसे लगता है कि अब बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर, मेरा यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा। तो वो जैसे ही अपने घर जाती है कि तभी नाइजल उससे बात करने के लिए उसके पीछे डोल पड़ता है। इन सभी को लगता है कि आज तो नाइजल की गोटी सेट हो जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग और हम यहाँ पर सनी को देख पाते हैं, जिसके फोन पर आया होता है नाइजल के पप्पा का फोन और वो कहते हैं कि यार नाइजल कल से घर नहीं आया है, सुबह भी काफी देर हो चुकी है, जरा देखो तो है कहाँ पर, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। तो इन्हें याद आता है कि नाइजल तो कल रात चंद्रा के घर पर गया था, तो क्यों ना उसके घर पर जाकर के चेकआउट किया जाए। तो ये लोग जब उसके घर पर जाते हैं तो चंद्रा मना कर देती है कि नहीं अभी मैं बिजी हूँ, यहाँ से निकल जाओ और बिना बुलाए कभी आना मत। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक दूसरा शख्स कुछ एक पैकेट में लेकर के आता है और चंद्रा उसे घर में आने देती है। ये बातों को सोचकर ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर उस पैकेट में था क्या। जिसके थोड़ी देर बाद घर पर आ जाने पर ये लोग बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या चंद्रा का किसी के साथ मैटर वगैरह तो नहीं चल रहा। फिर थोड़ी देर बाद में चंद्रा इनके घर पर आ जाती है। यहाँ पर सनी उसका ठीक हुआ हाथ देख पाता है, ऐसा लग रहा था कि मानो जिसे हाथ कभी जला ही ना हो। इन सभी चीजों को देख करके उसे थोड़ा सा तो चंद्रा पर डाउट होता है, लेकिन आखिर माजरा क्या है वो उसे पता नहीं लग पाता। तो वेणु और सनी मिलकर के डिसाइड करते हैं कि जो भी आदमी ये पैकेट चंद्रा के लिए लेकर के आता है हम उसका पीछा करेंगे। अब यहाँ पर चंद्रा रात हो जाने के बाद में घर पर नहीं जाते, बल्कि कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए निकली। वही अपने सनी भाई साहब जो कि चंद्रा का कैरेक्टर जानना चाहते थे, इसलिए वो भी वेणु के साथ निकल पड़ते हैं उसका पीछा करने के लिए। इन बिटवीन यहाँ पर जो गुंडा भाऊ की टोली थी जो कि अकेले सुनसान रास्ते
रास्ते में लोगों को पा करके धर दबोच लिया करते थे, तो उन्होंने गलती से चंद्रा को अपना शिकार बनाने के बारे में सोचा और उसे एक मॉर्फिन का इंजेक्शन ठोक दिया। मगर ऐसा करते हुए सनी ने उन्हें देख लिया था और वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मीनवाइल यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक फैमिली में, जहाँ पर विजय राघवन नाम के एक शख्स, जिन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी थी जिनके अंदर वैम्पायर्स का जिक्र था, उनकी पोती पूछने लगती है कि क्या आप मुझे कोई पुरानी कहानी सुनाओगे, मेरा मन नहीं लग रहा। जहाँ पर विजय राजन जी एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि बहुत सालों पहले, ऑलमोस्ट हजारों सालों पहले, एक जंगल में एक छोटा सा कबीला हुआ करता था। वहां पर एक प्यारी सी लड़की हुआ करती जिसका नाम था नील। अब ये बच्चे वहां की नीची जाति के थे, इसलिए कबीले के बड़े मंदिर में जाना इन्हें अलाउड नहीं था। उस कबीले का एक शासक भी था जो कि उनसे दूर रहता था, मगर कभी कभार देव की पूजा के लिए आता जाता रहता था। अब एक दिन नीली ने सोचा कि हम जो नीची जाति के हैं तो एक बार ऊंची जाति के मंदिर में चले भी जाएं तो क्या ही हो जाएगा। अब वो वहां पर चली जाती है, उसे एक पैर की पायल का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, तो वो अपने साथ ले आती है और अपने मंदिर के भगवान में वो पायल का टुकड़ा ऐड कर देती है। जब ये बात उस शासक को पता लगती है कि एक तो छुआछूत का यहाँ पे कांड चल रहा है, ऊपर से मेरे बिना पूछे मेरे भगवान में, मेरे मंदिर के अंदर कदम रख करके चोरी करने का दुस्साहस किसने किया, तो वो अपनी पूरी टीम को भिजवा करके इनके कबीले में आग वगैरह लगवा देता है, उनके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करता है। इन बिटवीन ये फैमिली एक सीक्रेट हाइड आउट पर जाकर के छिपने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर ये जो नीली है, ये जुगनुओं को ढूंढते हुए एक ऐसे प्लेस पर जा पहुंचती है जहाँ पर एक मूर्ति थी। अब इस मूर्ति का क्या राज है वो भी मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा कि तभी यहाँ पर कुछ अनजाने चमगादड़ आकर के उसे काट लेते हैं। इन बिटवीन यहाँ पर शासक को उसके माँ बाप मिल जाते हैं और वो उन्हें एक बहुत ही बुरी मौत देने वाला होता है। कि तभी यहाँ पर बेकार हालत के अंदर बेचारी पहुंचती है नीली, जो कि अपनी आंखों के सामने अपने ही माता पिता का मर्डर होते हुए देख करके पूरी तरीके से घबरा जाती है। इतने में ही हम देखते हैं कि उसका गुस्सा पूरा प्रज्वल एकदम मतलब टॉप पर था और तभी उसके अंदर एक शक्ति पनप जाती है और वो अचानक से एक ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बन करके उन कातिलों के ऊपर कूद पड़ती है। मीनवाइल जहाँ ये गाँव का सीन चल रहा था, वहीं प्रेजेंट टाइम के अंदर नीली पर जो ये गुंडे लोग हमला करने वाले थे, तो नीली यहाँ पर आकर के इनका खून पी जाती है। अगेन सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर ये पता लगता है कि अब नीली के अंदर एक वैम्पायर ताकत आ गई है। हालांकि शुरुआत में वो धूप में निकल सकी है क्योंकि भी जस्ट नई नई वैम्पायर बनी है, लेकिन बिना खून के अब जीना उसके लिए मुश्किल हो गया है। कोई भी वार तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही अब उसकी एज होगी, यानी कि काइंड ऑफ बीमारी से तो वो नहीं मरने वाली, क्योंकि वैम्पायर्स हमेशा एक लॉन्ग लाइफ जीते हैं। और यही रीजन भी था कि शुरुआत में पासपोर्ट वाले अंकल ने कहा था कि तुम तो अभी भी जवान लग रही हो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, शायद नेक्स्ट टाइम जब आओ तो मेरा बेटा तुम्हें यहाँ काम करता मिलेगा। तो उसका यही रीजन था कि हजारों सालों से नीली की एज नहीं बढ़ी थी, या फिर अगर बढ़ भी रही होगी तो थोड़ी स्लो स्लो बढ़ रही होगी। तो छोटी बच्ची पूछती है कि क्या कभी फिर नीली को देखा गया, जहाँ पर विजयराजन अंकल का कहना था कि हाँ, कई सालों बाद में कुछ लोगों ने उसे खत्म करने के लिए एक शिकारी को भेजा जिसे उसे मारना आता था और उसने नीली के दिल में छुरा डाल दिया। अब यहाँ पर वो जो लड़की थी वो एक हार्ट पेशेंट थी, उसकी मॉम आकर के उसे अपनी मशीन पर लेट जाने के बारे में कहती है। तो विजय अंकल कहते हैं कि बेटा इसकी कहानी मैं तुम्हें कभी बाद में सुनाऊंगा। इन बिटवीन हम बेहोश पड़े सनी को देख पाते हैं। चंद्रा का कहना था कि या तो मेरे साथ हाथ मिला लो और या फिर इन्हीं लाशों के साथ में तुम्हें भी डिस्पोज कर देती हूँ। तो सनी उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये दोनों कैसे तैसे मिलकर के जिस फैक्ट्री में ये लोग आए थे उसके तेजाब में इन सभी बॉडीज को डिस्पोज कर देते हैं, ताकि पुलिस को यहाँ एक रात पहले क्या कांड हुए थे उसके बारे में कोई भी खबर ना चले। और अब जैसा कि सुबह होने वाली थी तो यहाँ पर चंद्रा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो सनी उसे घर ले आता है और जब वो उसका फ्रिज खोल करके देखता है तो मालूम चलता है यहाँ पर तो ढेर सारे ब्लड के पैकेट्स पड़े हैं, यानी कि जो डब्बा प्रकाश इसके लिए लेकर आया करता था उसके अंदर कोई दवाई नहीं बल्कि ब्लड सैंपल्स या फिर कहें कि एक लीटर की थैलियां हुआ करती थी और खून पीने के साथ ही एक सेकंड में हमेशा रीजनरेट हो जाया करती थी। मतलब कि जितनी भी दुख तकलीफ दर्द घाव होते थे वो हैंड टू हैंड हील हो जाया करते थे। अब यहाँ पर चंद्रा कहती है कि ये राज बस तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए, इसे किसी और के साथ में साझा मत करना। लेकिन भाई साहब तो घर जाते ही सीधा वेणु को ये सारी सच्चाई बताने के बारे में सोचता है और उसे हैंड टू हैंड बता भी देता है कि तभी यहाँ पर नीली पहुंच जाती है और वेणु को जान से मार देती है और फिर सनी को भी मारने वाली थी। मगर ये तो सिर्फ और सिर्फ सनी का एक सपना था। वो अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वेणु को ये सारी चीजें न बताने के बारे में सोचता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर नाचियप्पा गढ़वा पहुंचता है उस जगह पर जहाँ पर कल रात झगड़ा हुआ था तगड़ा। अब हालांकि किसी की हड्डी पसली तो नहीं मिलती, मगर मिलता है एक कॉन्टैक्ट लेंस। इन चीजों से उसका दिमाग और ज्यादा विचलित हो जाता है। अब जहाँ एक तरफ सनी और चंद्रा बैठ करके अपनी नई स्टोरी की बातें वगैरह करने लगते हैं कि आखिर तुम ये वैम्पायर बनी कैसे, तुम्हें खाने के अंदर क्या वड़ा पाव पसंद है क्या, मतलब कि और भी काफी सारी चीजें। वहीं दूसरी तरफ गढ़वा पहुंच चुका होता है चंद्रा के घर पर और उस फोटो में पाए गए कॉन्टैक्ट लेंस से जब दूसरा लेंस मिलाता है तो उसे मालूम चल जाता है कि हाँ, कल रात को यहाँ पर
पर जो कांड हुआ, जो लोग गायब हुए मेरी टीम के, उन्हें गायब करने के पीछे चंद्रा का ही हाथ था। और वो तो अब उसके पूरे घर के अंदर छानबीन करना शुरू कर देता है, जैसे कि फ्रिज के अंदर खून के पैकेट्स को देख लेना, दीवारों के पीछे छानबीन करना। इन बिटवीन यहाँ चंद्रा सनी को अपनी एक और बैक स्टोरी बताती है। अब यहाँ से वो वाली कहानी शुरू होती है जो कि विजयराजन जी ने बताई थी। किसी ने नीली को मारने की कोशिश करी। अब ये जो पर्सन था, ये उस टाइम का एक जादूगर था जो कि ऐसे वैम्पायर्स को मारना जानता था। इनका जो दिल होता है, अगर उसके अंदर एक चाकू हमेशा के लिए फंसा करके रख दो तो दिल धड़कना बंद हो जाएगा, और अगर किसी वैम्पायर का दिल नहीं धड़केगा तो वो कभी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर ये चाकू निकाल दिया जाए तो अगेन वैम्पायर्स जिंदा हो जाते हैं, वो भी कुछ ही देर में। लेकिन शहर में 2 ऐसे वैम्पायर्स आ गए थे जिनका सामना ये मैजिशियन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे चंद्रा की जरूरत थी। अब वो दोनों कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मीनवाइल यहाँ पर गढ़वा जी को सारी की सारी सच्चाइयां पता लग जाती हैं। इवेंचुअली उसके हाथ वो किताब भी लग जाती है जिसके अंदर वैम्पायर्स की सच्चाई का पूरा लिखा जोखा मौजूद था। कि तभी यहाँ पर चंद्रा का आना होता है, और वो जैसे ही गढ़वा को यहाँ पर देखती है तो उसके हाथ पर एक बटका भर लेती है, और इनके बीच की हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब चंद्रा उससे लड़ रही थी तो गढ़वा ने गन निकाल करके शूट करना चाहा, लेकिन चंद्रा के पास तो सुपर स्पीड थी और गलती से गोली लग जाती है सीधा सनी को। अब सनी को इस हालत में देख करके चंद्रा नाचियप्पा से लड़ना छोड़ देती है, और यही मौका पा करके ये गढ़वा वहां से निकल पड़ता है। अब जैसा कि ये एक वैम्पायर है, खून पीती है, घर की अगर किसी ने चेकिंग करी तो ये फंस जाएगी, इसलिए ये अभी के अभी यहाँ से घर छोड़ देती है। और अब क्योंकि गोली लगी है सनी को, तो वो एक ऐसे अबेंडेंड हॉस्पिटल में जाकर के उसका इलाज करना चाहती थी ताकि किसी और को कोई भी सच्चाई ना मिल पाए। यहाँ पर हालांकि नाइजल और वेणु कहते हैं कि हम जान गए हैं कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स है, मगर हमारे दोस्त को बचाने के लिए हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। जबकि चंद्रा का समझाना था कि पुलिस वाला जस्ट अभी भागा है, किसी भी वक्त अपनी टीम पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स में भिजवा करके हमारा पता लगवा सकता है, इसलिए यहाँ पर रहना ही सेफ है। ये दोनों नहीं मानते तो इवेंचुअली चंद्रा को वेणु का गला पकड़ना ही पड़ता है। उसकी बात जब प्रकाश से होती है तो प्रकाश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इस देश से निकल जाने का कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ। इन बिटवीन ये खबर पूरे शहर में चल जाती है कि पुलिस इंस्पेक्टर नाचियप्पा गढ़वा पर कुछ लोगों ने अनजाना हमला किया, और जिसने हमला किया उसके घर में खून की बोतल्स, पुराना सामान, अलग अलग करेंसीज और ढेर सारे पासपोर्ट्स बरामद हुए। अब जब ये खबर टीवी पर चल रही थी तो बहुत सारे अलग अलग लोगों को दिखाया जाता है, जिनके अंदर चातन, गॉब्लिन, मैजिशियन और भी काफी अलग अलग सुपर पावर्स रखने वाले लोग मौजूद थे। कहने का मतलब जो कि पहले इनएक्टिव थे अब वो एक्टिव हो गए थे। अब ये जो वैम्पायर्स होते हैं इनके अंदर एक खास बात होती है कि इनका वायरस अगर किसी बॉडी के अंदर जाकर पूरा खून चूस लेता है या फिर वो बॉडी की जान निकल जाती है तो इट इज ओके, लेकिन अगर बॉडी जिंदा है, वायरस बॉडी में चला गया है, तो बॉडी सीधा कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यानी कि एक आम इंसान सीधा सुपर पावर्स के साथ वैम्पायर्स बनना शुरू हो जाता है। और यही चीजें नाचियप्पा के साथ भी होने लगती है। हर चीज बहुत ही गौर तरीके से सुनाई पड़ने लग जाती है, दूर की चीजें दिखाई देने लगती है और आसपास की सभी चीजें महसूस होने लगती है, जैसे कि दिल की धड़कन, पानी का टपकना, हवा का बहाव और सब कुछ। इवेंचुअली अब तो उसे खून की चाहत होने लगी। तभी यहाँ पर विजयराजन जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा शुरुआत में होता है, खून की तलब लगती है, मगर तुम्हें सिर्फ एक दिन और अपनी इस तलब पर काबू रखना है। लेकिन ये गढ़वा अपनी इस हालत पर काबू नहीं रख पाता और वहीं पर एक नर्स का खून पी जाता है और आकर के कांच में अपने दांत को चेक कर। इन बिटवीन यहाँ पर जो अबैंडन्ड हॉस्पिटल था, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले पहुंच करके इन सभी का गेम बजाने वाले थे कि तभी यहाँ पर प्रकाश ने मदद भिजवा दी थी, जिनके अंदर मौजूद था चातन। अभी इतना खास वैम्पायर है कि अपने अलग अलग कारनामों से लोगों को विचलित कर देता है, कभी उनके दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है तो कभी उन्हें अपाइज बना देता है। उसे लोगों के साथ खेलना बड़ा पसंद था। अगर आपने मेरी ट्वाइलाइट सीरीज नहीं देखी है तो एक बार वो भी जरूर देखिएगा। ऑलमोस्ट वैम्पायर की लेगेसी की पायोनियर मानी जाती है वो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चातन पर ढेर सारी गोलियां चलाई जाती है, मगर उन सभी गोलियों से वो डॉच हो जाता है और उन सभी के साथ मस्ती वस्ती करते कुराते इन लोगों को यहाँ से निकलने के बारे में बोलता है। इन बिटवीन गढ़वा को पता लग जाता है कि अब मेरे पास में वैम्पायर की सुपर पावर्स आ गई है, तो क्यों ना जो वैम्पायर इस धरती पर मौजूद है, क्या पता कभी मेरा खात्मा कर सकती है, तो सीधा उसे ही जान से मार दूं और फिर खुद ही सर्वव्यापी सर्वज्ञानी बन जाऊं और इस दुनिया पर राज करूं। इसीलिए अब वो चंद्रा को मार डालना चाहता था। इन बिटवीन चंद्रा यहाँ पर प्रकाश से मदद मांगते हुए जॉनी के पास पहुंचती है। अभी जो जॉनी है, जॉनी की फैमिली के कई सारे लोगों ने पिछले कुछ 2000 सालों में नीली की बहुत मदद करी। इसके बदले नीली ने भी उन्हें काफी सारे फेवर्स किए थे। तो यहाँ पर जॉनी उसे एक कमरे में जाने के लिए बोलता है और कहता है कुछ दिन अंडरग्राउंड रहना, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो नया बना वैम्पायर है यानी कि गढ़वा, उसके पास अभी पावर्स कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि उसने फ्रेश ब्लड पिया है। तुम जो फ्रोजन ब्लड पीती हो, फ्रेश ब्लड की ताकत उससे कई ज्यादा होती है, इसलिए थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर रहो, तब तक मैं किसी और को गढ़वा का काम खत्म करने के लिए भेजता हूँ। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से चातन को यहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें भी पड़ी थी, तो नाइजल और सनी पूछते हैं कि आखिर ये सब ऐसा कैसे हुआ और वो ऐसा क्यों हुआ, वो भी मैं आपको इस वीडियो
वीडियो के एंड में बताऊं। खैर एंड में काफी सारे सवाल हो गए, 5-6 सभी का जवाब मिलेगा। कि तभी यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंच जाती है, क्योंकि अभी तक 3-4 पुलिस वालों का कत्ल हो चुका था। खैर आधे पुलिस वालों का कत्ल तो खुद गढ़वा ने किया था, यानी कि नाचियप्पा ने, लेकिन उन्हें क्या बताया कि वो भी अब एक वैम्पायर बन चुका है। उसने तो सारा इल्जाम चंद्रा के सर पर डाल दिया था और ये बोल दिया था कि चंद्रा 3 लड़कों के साथ भागी है, नाइजल, वेणु और सनी। तो इन सभी को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए और ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। तो पूरी पूरी कमांडो फोर्स पहुंच जाती है इन्हें खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर चंद्रा किसी को जान से मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को घायल करते कराते उनको पटक करके पेल रही थी। इन बिटवीन यहाँ पर उसका सामना हो जाता है दी गढ़वा कॉल्ड नाचियप्पा से। अब नाचियप्पा के पास में फ्रेश मिली हुई वैम्पायर की पावर्स थी, तो वो यहाँ पर चंद्रा पर भारी पड़ने लगता है। ऑलमोस्ट चंद्रा जान से मरने वाली थी। तभी यहाँ पर सनी उसकी हेल्प करता है और उसे ओ ब्लड ग्रुप का खून ला करके देता है, जिससे कि चंद्रा अगेन सुपर पावरफुल हो जाती है और गढ़वा का मतलब समझ जाओ यार, और उसके दिल में वही वाला चाकू घोप करके उसकी धड़कन बंद कर देती है। और यहाँ पर जॉनी भाई साहब उसे एक केज सिस्टम में ला करके बंद कर देते हैं। अब इस केज सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर ढेर सारे वैम्पायर्स की लाशें पड़ी है। मान लो अगर इनकी सबकी दिल की धड़कनें चालू हो गई तो जिन्होंने इन्हें खत्म किया सोचो उसका तो क्या हाल करेंगे वो। और मूवी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि सनी चंद्रा को इसीलिए इतना ज्यादा प्यारा था क्योंकि 14वीं ईस्वी के अंदर सनी का एक हमशक्ल चंद्रा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने चंद्रा के लिए गोली भी खाई थी और इस बार सनी ने उसके लिए गोली खाई थी। इसी वजह से चंद्रा अब सनी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। अब खैर मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन मूवी के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन आते हैं। नंबर 1 पोस्ट क्रेडिट ये आता है कि कुछ गुंडे जो कि जॉनी को मारने के लिए आए थे, तो जॉनी ने पहले ही उन्हें मरवाने के लिए चार्ली नाम के एक वैम्पायर को बुलवा लिया था। अब यहाँ पर जो चार्ली है वही है दुलकर सलमान, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब है। और ये भाई साहब वो उन दोनों वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर था जिसकी उस मैजिशियन ने स्टार्टिंग में यानी कि मूवी के बीच में करीब बात करी थी कि मुझसे 2 वैम्पायर्स काबू नहीं हो रहे। एक था अपना चार्ली भाई और दूसरा था अपना चातन, जो कि एक मस्खरा मैजिशियन था। वहीं पर दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन इस बारे में होता है कि आखिर चंद्रा को इस देश से बाहर भिजवाने का काम कौन कर रहा था। तो वो आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है क्योंकि वो इन सभी का बॉस था। अब वो कौन है वो सेकंड पार्ट में पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं इस पूरे मूवी के थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करी जाए चंद्रा की, तो चंद्रा जो कि बचपन में नीली के नाम से जानी जाती थी, वो हर 20 साल में अपनी प्लेस, अपनी लोकेशन, अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज कर लिया करती थी ताकि किसी को भी उस पर शक ना पड़े कि आखिर इसकी एज क्यों नहीं बढ़ रही है। और वो हर 20 सालों में कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान, कभी यूक्रेन, कभी जापान, कभी रशिया, तो कभी इंडोनेशिया पाई जाती रहती थी। और यही रीजन था कि पासपोर्ट वाले अंकल ने कहा था कि जब नेक्स्ट टाइम आओगी तो शायद मैं ना मिलूं, मेरा बेटा तुम्हें मिलेगा। अगर बात करें चंद्रा की पावर्स की, तो यहाँ पर उसे पावर्स मिली होती है यक्षी की। यक्षी एक ऐसी चुड़ैल होती है जिसकी आंखें नीली हो जाती है, धूप में वो जल जाती है, मगर रात में उसकी पावर्स डबल हो जाती है और खून पीने पर वो अपने आप को हील भी कर पाती है। तो यही यक्षी की पावर्स चंद्रा में थी, या फिर कहें कि वही यक्षी थी। मूवी के अंदर एक सीन ऐसा था जहां पर हमने पहाड़ पर एक मूर्ति को देखा था। अब ये जो मूर्ति है ये पहले किसी रही एक यक्षी की होगी जिसके पास में सुप्रीम पावर्स होगी, जिसे मारने के लिए लोगों ने उसका गला काट दिया। और यही बात ही मूर्ति भी दर्शा रही थी क्योंकि मूर्ति तो पूरी बनी हुई थी लेकिन मुंडी गायब थी। तो इसके आने वाले सेकंड पार्ट में 3-4 चीजों का खुलासा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो मूर्ति वहां पर आई कैसे, उसके दुश्मन कौन थे, उसकी मुंडी कैसे कटी, क्या पता इनका जो बॉस है जो कि प्रेजेंट टाइम में चंद्रा की मदद करना चाहता है उसे देश से भगाने के लिए, क्या कहीं वही तो उनके खिलाफ ही नहीं, मतलब कि पुराने टाइम का वही तो विलन नहीं। ऊपर से अब जब चार्ली और चातन एक साथ आमने सामने आ जाएंगे तो ये एक दूसरे का क्या हश्र करेंगे। वही तीसरी चीज, इस मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हमने एक अलग देश में आग लगते देखा था और चंद्रा को कुछ खास ऑब्जेक्ट लाने के लिए बोला गया था। तो वो भी सब कुछ सेकंड पार्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं इसके सेकंड पार्ट के लिए लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका इस पर क्या कहना है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप सबकी डिमांड थी कि प्लीज इस मूवी को एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने आपका काम कर दिया। इसके बदले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अगर ये दोनों ही काम आप कर चुके हैं तो आजकल हाइप का एक नया ऑप्शन आ गया है, चैनल पर हाइप जरूर बढ़ा दीजिएगा। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो वो भी हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।